वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब। वेलकम बैक आज टेक इनसाइट। और हमने इससे पहले 2 पार्ट बनाए थे एमपीएस 2 का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, आप वहाँ जाके एमपीएस 1 एंड 2 दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है। और इससे पहले हमने टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से हम पढ़ेंगे। तो ये सारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे इससे पहले की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत। विदेश नीति के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दूं कि जो भारत की विदेश नीति है, इसकी जो नींव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इसकी कल्पना एक ऐसी नीति के रूप में किया जो गुटनिरपेक्षता और शांति, समानता और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों पर आधारित हो। ठीक है, तो ये तो भारत की विदेश नीति की रही बात। भारत की विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत है यानी कोर प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो पहला है नॉन अलाइनमेंट, जैसा हमने कल बात किया। शीत युद्ध, ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो पूरे वर्ल्ड में दो अलाइनमेंट, 2 गुट बन गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे एक तो था आपका पूंजीवादी, जिसको कौन लीड कर रहा था, अमेरिका। एंड सेकंड था साम्यवाद। ठीक है, तो उसको कौन कर रहा था लीड, सोवियत संघ, यूएसएसआर। हालांकि बोला गया कि भारत को कि मिले किसी एक में, बट जो यूएसएसआर है वो भी भारत का क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है और अमेरिका से भी दोस्ती रखनी पड़ती है। ठीक है, टाइम टू टाइम, क्योंकि वो पावरफुल कंट्री है। अब ऐसे में किसी एक के साथ, वो किसी एक ग्रुप के साथ अगर वो मिलता तो क्या हो जाता, दूसरा वाला ऑपोजिशन में आ जाता, प्रॉब्लम हो जाती, फिर वो दुश्मन बन जाता। तो इसलिए भारत ने बोला कि ना तो मैं अमेरिका में शामिल होऊंगा और ना मैं जो सोवियत संघ है यूएसएसआर, ना मैं उसमें शामिल होऊंगा। मैं इन सबसे दूर एक अलग ही गुट बनाऊंगा, जिसको बोला गया गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि जो किसी भी गुट में ना शामिल हो। ठीक है, तो जो अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली गुट थे, तो इससे दूरी बनाए रखने के लिए क्या किया, वो अलग ही अपना रहे। तो ये नॉन अलाइनमेंट इसी को बोला गया। इसका उद्देश्य ये था कि स्वतंत्र निर्णय, ठीक है, जितने भी डिसीजंस वगैरह स्वतंत्र रूप से ले सके, वो उपनिवेशवाद का विरोध करना। ना स्वतंत्र देश जो उस टाइम पे नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, उन सबका क्या करना, सहयोग देना। इसमें नेहरू जी थे, नासिर मिस्र के जो थे, टीटो यूगोस्लाविया के थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी आलोचना भी की गई बाद में कि ये जो है इसे तटस्थ था कि समझा गया, और ये आरोप लगा कि भारत ने व्यवहारिक रूप में सोवियत झुकाव दिखाया है। ठीक है, तो आलोचना करने वाले तो आलोचना करते ही है। तो इस तरीके से 5 कंट्री ने उस टाइम पे इसमें शामिल हुए थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद भारत की जो विदेश नीति है वो है पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, इसमें 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस रखा जाता है। ये ना जो ये आपका पंचशील समझौता है, ये 1954 में, कब, 1954 में ना, ये चीन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था। तो उसके तहत ना 5 चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया था। पहला तो ये बोला गया था कि जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, और जो क्षेत्रीय अखंडता है, हम ना एक दूसरे देशों की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका हम क्या करेंगे, हम सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। हालांकि चाइना ने अपना जो रुख है वो बदल लिया था, 1962 में वॉर कर दिया था। ठीक है, लेकिन मतलब यही बोला गया था कि 5 प्रिंसिपल थे, इस पर मेन फोकस किया जाए, बट उसकी आदतें बदलने वाली। तो खैर अभी हम उस पर बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पे 1954 पंचशील का जो समझौता था, 5 चीजों पे फोकस किया गया था। आपसी जो है हस्तक्षेप से बचना, समानता और पारस्परिक लाभ, ठीक है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रहना। तो ये जो मेन 5 थे, ये मेन थे, ये 5 प्रिंसिपल जो थे मेन थे, इन पे फोकस किया गया था, जो कि आज भी है, आज भी भारत की नीति की आधारशिला है। ठीक है, ये जो पंचशील का सिद्धांत है हमारे विदेश नीति में अपनाया गया है। ये सिद्धांत वैश्विक शांति और स्वतंत्रता सहयोग की भारतीय दृष्टि से भारतीय जो दृष्टि उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है शांति का समर्थन।
सपोर्ट फॉर पीस। भारत की विदेश नीति में ये भी है कि भारत ने सदा युद्ध विरोधी और संवाद समर्थक रूप अपनाया है। मतलब भारत ये सोचता है कि बातचीत से अगर निपटारा हो जाए तो हमें युद्ध ना करना पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। मतलब इसी को इसने क्या माना है, आधार माना है कि बातचीत से ही हम चीजों को सुलझा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, तो उस टाइम पे तो ये असफल हो गया था, बट 1998 में क्या हुआ था, पोखरण सेकंड उसमें सफल हो गया था। 1974 में वो फेल हुआ, पर 1998 में क्या हुआ, पोखरण सेकंड में वो सक्सेस हो गया था परमाणु परीक्षण। तो उसके बावजूद में भी क्या बोला भारत ने कि नो फर्स्ट यूज, यानी वेपन तो हम रखेंगे, क्योंकि हमारा देश भी ऐसा नहीं है कि हम परमाणु संपन्न नहीं है, हम एटॉमिक पावर पूर्ण मतलब नहीं है हमारे पास है। उन्होंने बोला, भारतवासियों ने बोला, मतलब भारत ने बोला कि हम ना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम अपनाएंगे, यानी हम रक्षात्मक सैन्य नीति को दर्शाएंगे। यानी सिंपल में कहूँ तो ये कि हम सेना भी रखेंगे, ठीक है, एटॉमिक जो भी पावर है हम वो भी रखेंगे, बट हम पहले यूज नहीं करेंगे। हमारा जो पहला है ना, हम पहले ये करेंगे कि बातचीत से अगर हो जाता है बात तो ठीक है, उसके बाद हम वॉर करेंगे। मतलब रखेंगे परमाणु, अपनी सेफ्टी के लिए रखेंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया। संप्रभुत्व और आत्मनिर्णय का समर्थन, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। भारत ने हमेशा अपने बेसिक शासन का विरोध किया और अफ्रीकी एशियाई के देश जो थे स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया। फिलिस्तीन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद हुआ था, है ना, तो वहां पे भी गांधी जी भी गए थे। वहां जो साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद नीति हुई थी उस टाइम पे गांधी जी ने भी काफी ज्यादा वहां पे अपना योगदान दिया। नामीबिया के स्वतंत्रता में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। नेक्स्ट है एशियाई एकता और पड़ोसी प्रथम नीति। एशियान सॉलिडरिटी एंड नेबरहुड फर्स्ट। ये बोला गया कि जो पड़ोसी है ना उनको पहले हम प्राथमिकता देंगे। भारत ने प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही एशिया उपनिवेशवाद के विरुद्ध संगठित करने की पहल की है और समकालीन समय में यह नीति अपनाई। कौन सी नीति? नेबरहुड फर्स्ट, मतलब जो पड़ोसी है वो पहले होगा, तो उसके रूप में विकसित हुई है, जिसमें भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी के साथ सहयोग और विकास और स्थिरता पर बल देता है। फिर है वैश्विक दक्षिण का समर्थन। भारत ने वैश्विक राजनीति में दक्षिण देशों की आवाज बनाने की कोशिश की, जैसे कि नाम हो गया, ठीक है, नाम आपका वही हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, G77, ब्रिक्स, IBS से। आप लोग मुझे ना कमेंट में बताओगे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। देखती हूँ कितने सारे कमेंट्स आते हैं, कौन कौन बताता है मुझे ब्रिक्स का फुल फॉर्म एंड इसका जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है। IBS जैसे मंचों के माध्यम से विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व किया है। कमेंट में जरूर लिखना ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है। रणनीति स्वायत्ता, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। इसमें भारत आज भी अपनी विदेश नीति के गुटिया राजनीति से मुक्त रखता है। रूस से रक्षा सहयोग, अमेरिका के सामरिक साझेदारियों, ईरान से ऊर्जा संबंध, ये सभी जो एग्जाम्पल है ये रणनीतिक स्वायत्ता को दर्शाते हैं। इंडो पैसिफिक पॉलिसी, क्वेड और ब्रिक्स में भारत की समान भागीदारी से सिद्धांत का विस्तार है। विश्व एकता और बहुपक्षीयता, इंटरनेशनलिज्म एंड मल्टी टेररिज्म, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक समस्याओं के समाधान में भागीदारी करता है। भारत यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत रहा है, जिससे वो बहुपक्षीय मंचों पर अपना प्रभाव बना सके। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा, ठीक है। इसमें क्या है कि विदेश नीति का आधुनिक आयाम भारत के प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और विकास भी है। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा और खाड़ी देशों में कि जो संकट के समय कार्यवाही की गई थी, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं कहीं और गए उनके लिए भी हमारा जो इंडिया है ये क्या करता है, उनके लिए कदम उठाता है, ठीक है, अपना योगदान देता है। कुछ और विचारक है और विशेषज्ञ है, उनकी दृष्टि से बात करें, जैसे कि कौशिक बासु। कौशिक बासु क्या कहते हैं कि भारत की विदेश नीति तर्क संगत, आदर्श पर व्यवहारिक यथार्थवाद का मिश्रण है। वहीं पे शिव शंकर मेनन क्या कहते हैं, जो पूर्व एनएसएस है, भारत आज बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलनकारी शक्ति है, यानी बैलेंसिंग पावर बन चुका है। वसीम राजा मोहन क्या कहते हैं कि भारत अब केवल नैतिकता ही नहीं, भौगोलिक रणनीति और आर्थिक हितों के आधार पर भी डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। अब हम बात करें कि नेहरू युग की जो विदेश नीति थी वो कौन सी थी। तो देखो विदेश नीति हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही सारा प्रोसेस है इसमें, ठीक है। और नेहरू जी का टाइम पीरियड आप बता दोगे कि ये इनका जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर 1964 तक है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर उसके बाद 66 में, हाँ 66 में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी आती है गवर्नमेंट में, ठीक है, मतलब वो PM बनती है। तो इस तरीके से हाँ नेहरू युग को
काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विदेश नीति में ना नेहरू जी का जो योगदान है, नेहरू क्या था। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे हमने अभी बात किया, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने भारत की विदेश नीति की आधारशिला रखी थी और एक वैचारिक दिशा, नैतिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र पहचान भी दी थी। तो उनका टाइम पीरियड क्या था, 1947 से 1964 तक। और उसके बाद हमारी जो विदेश नीति है वही है कूटनीतिक, सेम ही चीज है, ठीक है। आपको विदेश नीति के तत्व बता देने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, पंचशील सिद्धांत और एशियाई एकता, उपनिवेशवाद का विरोध, ठीक है। फिर चीन के साथ कैसा हमारा संबंध था, वही चीन के साथ जो था वो बोला गया था, एक नारा भी दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। उन्होंने चीनी के संयुक्त राष्ट्र सदस्य और तिब्बत पर प्रभुत्व को मान्यता भी दी थी। बट 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, उनकी विदेश नीति सबसे बड़ी विफलता मानी जाती है। अभी जैसे हमने बात किया था कि पंचशील समझौता तो हुआ था, बट 1962 में क्या हो गया था, वॉर हो गया था भारत और चीन के बीच में। तो ये एक तरीके से असफल हो गया था उस टाइम पे, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया था। तो नेहरू जी की उपलब्धियां क्या थी, ये हमने सारे अभी पढ़ा, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम है, वही आपके सिद्धांत वगैरह है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप इसको, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उपलब्धियां हम पढ़ लेते कि क्या था। तो भारत की स्वतंत्र और वैश्विक पहचान स्थापित हुई, ठीक है। भारत ने तीसरी दुनिया के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाया। नाम पंचशील, नाम वही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और पंचशील जैसे जो मॉडल है इसको तैयार किया। शांति और विकास, नैतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया। भारत की सीमाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाया। आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी संतुलन बनाया, मतलब कि बहुत वेस्ट एंड यूएसएसआर के साथ क्या किया, दोनों ही अर्थ के साथ बैलेंस बनाया था। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे चीन के प्रति जो अंधविश्वास था। देखो, चीन, नेहरू जी जो थे वो चीन की नीति को आदर्शवाद, अति विश्वास से ग्रसित माना गया। तिब्बत के चीन का भाग मान लेना और सुरक्षा की उपेक्षा करना, और 1962 में क्या हो जाना, फिर वॉर हो जाना। तो मतलब ज्यादा ही विश्वास कर लिया था चीन के ऊपर। रक्षा नीति की उपेक्षा की गई थी। फिर कश्मीरी मुद्दे भी आते हैं, है ना, कश्मीरी मुद्दे। भारत कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले लिया गया था, जिससे वो द्विपक्षीय मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया था। फिर नॉन अलाइनमेंट का भी काफी ज्यादा यहाँ पे आलोचना की जाती है, ठीक है। आलोचकों का मत है कि भारत वास्तव में सोवियत संघ के करीब था, विशेषतः 1955 के बाद। तो कुछ लोग हैं इसका क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं भूमंडलीकरण। 17 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया और उसके प्रभाव पे चर्चा कीजिए। भूमंडलीकरण जो यहाँ पे है वो ग्लोबलाइजेशन को बोला गया है। ये ना 1991 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो उस टाइम पे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन सब एक ही बात है। देखो, होता क्या है कि जब हम ना वस्तु का, विचारों का, पूंजी का, ठीक है, किसी भी तरीके का जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान करते हैं चीजों का, तो उसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या है, ये बहुआयामी प्रक्रिया है जो विभिन्न स्तरों पर घटित होती है। सबसे पहले यह आर्थिक एकीकरण के रूप में प्रकट होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, विदेशी प्रत्यक्ष यानी एफडीआई, ठीक है, एंड इसमें वृद्धि होती है। मुक्त बाजार की स्थापना प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, इस प्रक्रिया के संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो तकनीकी और संचार की क्रांति ने इस प्रक्रिया को काफी ज्यादा क्या किया, तेज किया। जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल माध्यम जो था, इससे क्या चीजें जल्दी जल्दी आदान प्रदान हो गया। अब हम घर बैठे क्या करते हैं, विदेशों की चीजों को देख लेते हैं ना। तो वैश्विक मीडिया और मल्टीनेशनल कंपनी ने भी क्या किया, काफी ज्यादा अपना योगदान दिया। तीसरे तरीके की हम बात करें, मतलब थर्ड नंबर पे हम बात करें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, है ना। सांस्कृतिक रूप से भी क्या हुआ, चीजों का आदान प्रदान हुआ। और भूमंडलीकरण के उसमें देखा जाए तो एक बहुत ही ज्यादा प्रमुख पहलू था, जैसे भोजन, पहनावा, भाषा, जीवन शैली। अभी क्या होते हैं, अमेरिका की चीजें हम यहाँ खाते हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज, ये अलग देश के चाइनीज फूड है, ठीक है। तो ये हम कहाँ खाते हैं, हम इंडिया में खाते हैं। हमारे इंडिया की चीजें बाहर भी खाई जाती है। तो क्या हुआ, आदान प्रदान। तो हम जो जींस पहनते हैं, ब्लू जींस, वो कहाँ का है, वेस्टर्न कंट्री का है ये पार्ट। हमारे यहाँ का तो सूट और साड़ी है, साड़ी है हमारे इंडियन कल्चर तो। बट हम क्या पहन के घूमते हैं, जींस पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। तो ये क्या है, ये वेस्टर्न का तो पार्ट है। तो चीजों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इसका एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि सोशल मीडिया पे जो भी हमें अच्छा लगता है हम ले लेते हैं उस चीजों को, और एक ट्रेंड बन जाता है ये। तो क्या है, पश्चिमी प्रभाव भी तो हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम अपनी चीजों को तो भूलते जा रहे हैं ना। नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड, मैकडोनाल्ड्स, ये क्या है, ये सारे तो अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। जैसे वैश्विक ब्रांड है ये,
तो स्थानीय संस्कृति में क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। हमें अब अपने यहाँ की स्थानीय चीजें अच्छी नहीं लगती है, हम कहते हैं नहीं हमें तो मैकडॉनल्ड्स की चीजें खाने हैं। तो हम अपनी चीजों को क्या कर रहे, खो रहे, है ना। मतलब हम वो चीजें जो हो रही है वो लुप्त हो रही है, हमारे यहाँ से गायब हो रही है। तो वही चीजें वैश्वीकरण के कारण जो पश्चिमी चीजें उसका इतना प्रभाव हो गया है कि जो हमारी स्थानीय संस्कृति है उसमें भी वो आ चुकी है। तो राजनीतिक रूप से यह प्रक्रिया राष्ट्रों को आपसी निर्भरता की ओर तो ले जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स जैसे संगठन वैश्विक शासन की संरचना तैयार करते हैं। अंततः प्रवासन और श्रमिक की सीमा पर आवाजाही ने इस प्रक्रिया को और गहरा बना दिया है। ठीक है, तो इसकी कुछ सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक है। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अगर उसका नेगेटिव होता है तो उसका पॉजिटिव होता है, और अगर किसी चीज का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा ही। अब इसके अगर हम सकारात्मक की बात करें तो देखो, आर्थिक स्तर पर इसने विकासशील देशों को तो वैश्विक पूंजी प्रौद्योगिकी बाजारों तक की पहुंच दी। जैसे भारत की बात करें तो देशों में विदेशी निवेश, स्टार्टअप, संस्कृति और सेवा जैसे क्षेत्र, ये काफी ज्यादा इस सब में क्या हुई, वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, रोजगार आया। अगर हम टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बात करें तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया जो थी कि नवाचार, आधुनिक जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो ये प्रसार करने में सहायक रही। शिक्षा के स्तर पे बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वैश्विक संस्थाओं की भागीदारी काफी ज्यादा आई है, सामने आई है उभर के। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बात करें तो विभिन्न समाजों में संवाद और विविधता को समझने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझ मजबूत हुई है। तो ये अच्छे थे। वहीं पे अगर हम इसकी नेगेटिव देखें, देखो जहाँ भूमंडलीकरण ने ना अनेक अवसर प्रदान किए, वहीं पे इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। जैसे इससे क्या हुआ कि प्रमुख समस्या जैसे आर्थिक असमानता आ गई। भूमंडलीकरण ने विकसित और विकासशील देशों के बीच क्या किया, जो अमीर गरीब के जो अंतर थे ना, उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। स्थानीय उद्योगों पर इसका प्रतिकूल पड़ा है। भारत जैसे देश में कुटीर और लघु उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण संकट में पड़ गए हैं। इसके साथ ही संप्रभुता भी खतरा में, जो संप्रभुता है उस पर भी क्या हो, खतरा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्था अब दोनों देशों के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने लगी है। देखो, इसको ऐसा समझो, कुटीर लघु उद्योग का मतलब ये, हम अब हर चीज ना मशीन से बने हुए आ जाते हैं। तो जो हम पहले खुद से बनाते थे अब हम कुछ नहीं करते। हमें ना अपने यहाँ की चीजें अच्छी नहीं लगती, हम कहते नहीं हमें वहां से लेके आना है, खरीद के ले आएंगे कोई भी चीजें। ठीक है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे या फिर लघु उद्योग थे, जो लोग खुद से हाथों से बना के चीजों को यूज करते थे, बट अब क्या है, अब नहीं है। अब हर चीज ना मार्केट में मिल जाता है, तो वहां से लेके आते। तो ये जो छोटे छोटे उद्योग थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो देखो, पश्चिमीकरण का बढ़ावा जो था वो काफी ज्यादा हुआ है। इसमें हमने स्थानीय भाषाएं, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता संकट में पड़ गई है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने से पर्यावरण संसाधन तो उसका अति दोहन हुआ, प्रदूषण की समस्या के सामने आई। देख सकते हो कि वैश्वीकरण जहाँ पे अच्छा हुआ है वहीं पे बुरा भी हुआ है। हम अपने कल्चर को ही खो चुके हैं। हम अपनी चीजों को पहनने को, मतलब जो हमारा जो कल्चर था, हमारा जो पहनावा था, हम उसको पहनने को तैयार नहीं होते। ट्रेंड इतना चलता है, हम इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे इतना चीजें देखते हैं कि हम कहते हैं नहीं हमें भी अब वही चीज चाहिए। जो हमारा है, जो हमारी संस्कृति, हम तो उसको भूल ही जा रहे हैं। ठीक है, हम अपनी भाषा, जो हमारी मतलब एक स्टेट की लैंग्वेज होती है, हर हर पर्सन का होता है। जैसे तमिलनाडु का अलग है, कर्नाटक का अलग है, पंजाब का अलग है, हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज। तो वो क्या है, दिन प्रतिदिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख, अपनी लैंग्वेज को तो हम बोलते ही जा रहे हैं। हमारी जो स्थानीय भाषा है वो क्या हो रही है, गायब होती जा रही है। लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री ये सब बनाने में इतने लगे हुए हैं, उनको यही नहीं पता है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उनको कितना नुकसान हो रहा है। फ्रिज, ऐसी ये सारी चीजें यूज करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है और बाकी सब बहुत सारी चीजें हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में समस्या सामने आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव इफेक्ट इसको देख सकते हैं यहाँ, किसका, वैश्वीकरण का। फिर उसके बाद है विचारों का, जितने भी विचारक है उनका क्या है, अप्रोचेस क्या है। तो भूमंडलीकरण पे अनेक विद्वानों ने विश्लेषण किया। जैसे एक फेमस समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस, इनके अनुसार क्या है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूरस्थ घटनाएं स्थानीय घटनाओं को प्रभावित करने लगती है। वहीं पे जो डेविड हार्वे है, इनका कहना है कि टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन कहते हैं। ये क्या कहते हैं वैश्वीकरण को, कि टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन कहते हैं, यानी समय और स्थान की पारंपरिक सीमा समाप्त हो गई है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनका क्या कहना है कि ये ना यह इस प्रक्रिया को सकारात्मक मानते हैं, जब तक ये न्यायपूर्ण, समावेशी और संस्थागत ना हो। ये बोलते हैं कि जब तक
ये न्यायपूर्ण, समावेशी और संस्थागत ना हो तब तक क्या है ये सकारात्मक है। तो अलग-अलग विचारकों ने अपना अलग-अलग मत दिया है, ठीक है। तो भारत में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के साथ एलपीजी आया था, ठीक है। तो एलपीजी में वही था कि आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो भूमंडलीकरण जो था, ग्लोबलाइजेशन, उसकी जो गति थी काफी ज्यादा तेज आई भारत में, और सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी दूरसंचार सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, संस्कृति ने भारत के वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया। आज भारत आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आउटसोर्सिंग का केंद्र बन चुका है। हालांकि इसके साथ ही चुनौतियां भी बढ़ी है। कृषि संकट, ग्रामीण शहरी असमानता, सांस्कृतिक चयन और पर्यावरणीय समस्या आज भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। बट भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी यहाँ पे गहरा होता जा रहा है। सब लोग अब पश्चिमी चीजों को ही अपना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या जो भूमंडलीकरण है, ठीक है, भूमंडलीकरण से राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है? जो भूमंडलीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, तो उसकी वजह से जो राज्य की जो स्टेट सॉवरेनिटी है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ा है? तो हम उसको पढ़ेंगे। देखो, हमने अभी पढ़ लिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है। तो हम ना इसकी संकल्पना पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी क्या है। तो संप्रभुता से आशय है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो अपने सीमा क्षेत्र के भीतर पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निर्णात्मक होती है। ये दो स्तर पे कार्य करती है। पहला तो इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरा एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल में क्या है कि राज्य अपनी सीमा के भीतर, ठीक है, क्या राज्य की अपनी सीमा के भीतर नागरिक और संस्थाओं पर सर्वोच्च नियंत्रण होना। जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, इसमें क्या बोला गया है कि राज्य की स्वतंत्र विदेश नीति और दूसरे राज्यों के बराबरी के स्तर में संबंध, ठीक है, राज्य की स्वतंत्र विदेश नीति और दूसरे राज्यों के बराबरी के स्तर पर संबंध। तो ये आपका बाहरी संप्रभुता में आ जाते हैं। थॉमस हॉब्स ऑन बॉडी एंड जॉन ऑस्टिन जैसे परंपरागत चिंतक है, उनके अनुसार क्या है कि संप्रभुता को पूर्ण, अविभाज्य, असीम माना है। उन्होंने क्या माना? जो संप्रभुता है उसको पूर्ण, अविभाज्य और असीम माना था। लेकिन भूमंडलीकरण ने क्या किया? इस विचार को भी चुनौती दे दी। अब इसकी जो भूमंडलीकरण है, इसके प्रभाव में संप्रभुता का क्षरण कैसे हुआ, इरोजन कैसे हुआ? देखो, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था का प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे जो शक्ति है, ठीक है, ये बढ़ी। इनकी जो शक्तियां है वो क्या हुई? बढ़ गई। और ये संस्थाएं विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों को नियंत्रण करने लगी। भारत जैसे देशों को लोन के बदले आर्थिक सुधार लागू करने पड़ गए 91 में, ठीक है, जिससे आर्थिक नीति निर्माण में संप्रभुता की स्वतंत्रता सीमित हुई। सेकंड, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNC का प्रभुत्व कैसा था? तो MNC अब किसी भी राज्य के नियंत्रण में नहीं होती है। अब अपने विशाल पूंजी, तकनीक और बाजार ताकत के बल पर कई राज्यों की नीतियों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अमेजॉन, फेसबुक, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म भारत की जो नीतियां इनको क्या कर रही है? चुनौती की स्थिति में रख रही है। थर्ड पॉइंट है संचार और सूचना की क्रांति। इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक मीडिया ने भारत के जो भी राज्य है, ठीक है, राज्य के सूचना पर नियंत्रण को कमजोर किया। अब नागरिक सीधे वैश्विक विमर्श से जुड़ सकते हैं, जिससे राज्य की सूचना संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा। राज्य जो संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी क्या भूमिका? तो UN जैसे संगठन मानवाधिकार, पर्यावरण, सुरक्षा के मामलों पर राज्य पर निर्देश थोपते हैं। मानवीय हस्तक्षेप की अवधारणा संप्रभुता को चुनौती देती है, जैसे कि 1999 में, ठीक है, 1999 में कोसोवो में नाटो का हस्तक्षेप हो गया था, ठीक है। तो अगला क्या है? प्रवासन और सीमा पर समस्या। प्रवासन और सीमा पे क्या समस्या होती है? वैश्विक स्तर पर प्रवासी जनसंख्या, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या सामने आती है, जिनसे राज्य अकेले ही नहीं निपट सकता। इससे राज्य की पारंपरिक संप्रभुता की धारणा भी जो होती है कमजोर हो जाती है। अब किन पहलुओं में संप्रभुता बनी रहती है? ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? तो पहला तो है राजनीतिक और कानूनी संप्रभुता आज भी राज्य के पास है। वो संविधान, चुनाव और कानून बनाने में क्या है? स्वतंत्र है। भारत, चीन, रूस जैसा जो देश है, ये विदेश नीति और सुरक्षा के मामले में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। संप्रभुता अब नरम रूप से मौजूद है, जहां वैश्विक नेटवर्क का भाग होकर भी अपना हित देखता है। कुछ विद्वानों के अनुसार क्या, जैसे केनिची ओमी, उनका क्या मानना है कि स्टेट इज नो लॉन्गर यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी, मतलब ये कि राज्य अब वैश्विक पूंजीवाद का एकमात्र मंच भर है, ठीक है। राज्य अब वैश्विक पूंजीवाद का मात्र एक मंच भर है। सशक्तिया शासन क्या कहते हैं? वो कहती है कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता केवल नियंत्रण ही नहीं बल्कि विनियमन और समन्वय की प्रक्रिया भी है। हैडली बुल जैसे जो यथार्थवादी वो मानते हैं कि राज्य अब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी मुख्य इकाई और संप्रभुता का मूल तत्व बना हुआ है।
नेक्स्ट है भारत का परिप्रेक्ष्य, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत में बुंदेलखंड के प्रभाव से आर्थिक नीति व्यापक परिवर्तन, काफी चेंजेस हुए हैं। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वही एलपीजी जो रिफॉर्म हुआ था, तो उसके तहत भारत को ना आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के शर्तों के अनुसार सुधार अपनाने पड़े थे। ठीक है, तो इससे राज्य की आर्थिक सत्ता प्रभावित हुई, लेकिन साथ ही भारत ने रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनाए रखी, जैसे कि रूस से रक्षा खरीदना, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट नीति और डब्ल्यूटीओ में किसी पर अरियल रुख। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे है जो ग्लोबलाइजेशन है और जो उदारवाद है, इन दोनों की संबंध कैसे है। देखो, इन दोनों की जो आधुनिक विश्व व्यवस्था की बात करें तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। 20वीं सेंचुरी की बात है कि 20वीं सेंचुरी के अंतिम दशकों में जब विश्व एक ध्रुवीय हो रहा था, तब पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो रहा था, तब नव उदारवाद एक वैचारिक ढांचे के रूप में सामने आया। ठीक है, तो और भूमंडलीकरण उसी की व्यवहारिक प्रक्रिया बन गई थी। नव उदारवाद की बात करें तो देखो, नव उदारवाद 1970 के दशक में उत्तरार्ध में उभरा एक आर्थिक दर्शन है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसने राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था उस पर उसके स्थान पर बाजार आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता दी थी। देखो, जो नव उदारवाद है उसने क्या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पे किसको प्राथमिकता दिया, बाजार आधारित व्यवस्था को। यह विचारधारा विशेष रूप से मिल्टन फ्रीडमैन, हाइक और रॉबर्ट नॉजिक जैसे विचारकों को द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके जो सिद्धांत है, पहला था फ्री मार्केट सुपरमेसी, दूसरा मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, थर्ड जो इसका था ये था निजीकरण, उदारीकरण और विनियमन मुक्त नीति। ठीक है, चौथा था प्रतियोगिता, उपभोक्ता स्वतंत्रता, पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना। पांचवा था सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करना, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या करना, जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट होना, ठीक है, स्कूल्स प्राइवेट होना, इनका क्या करना, निजीकरण करना। नव उदारवाद का प्रमुख प्रभाव जो था रीगन यानी अमेरिका और जो थैचर ब्रिटेन की नीतियों में दिखा, जहां इसे क्या बोला गया था, इकोनॉमिक्स एंड डेटोक्रेटिज्म कहा गया था। ठीक है, डेटोक्रेटिज्म कहा गया। नव उदारवाद का सबसे प्रमुख प्रभाव रीगन यानी अमेरिका और जो थैचर ब्रिटेन, ठीक है, इसकी नीतियों में देखा गया। उसको क्या कहा गया था कि इकोनॉमिक्स और जो थैचरिज्म था वो कहा गया। भूमंडलीकरण की परिभाषा की बात करें तो ये हमने पढ़ लिया कि जहां पूंजी वस्तु सेवा, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, विचारों का जब स्वतंत्र रूप से हम प्रवाह करते हैं, मतलब आदान प्रदान करते हैं विश्व के लेवल पे, तो ठीक है, यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी क्रियाशील होते हैं। इसके जो लक्षण है क्या है, आर्थिक एकीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति और सांस्कृतिक विनिमय, सामाजिक वैश्विकता। अब इन दोनों में हम अंत संबंध पढ़े यानी इंटर रिलेशनशिप। नव उदारवाद और भूमंडलीकरण के बीच वैचारिक व्यवहारिक दोनों प्रकार का घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में नव उदारवाद भूमंडलीकरण वैचारिक आत्मा है। भूमंडलीकरण नव उदारवाद की भौगोलिक क्या है, अभिव्यक्ति है। जो भूमंडलीकरण है इसकी प्रेरणा नव उदारवादी विचार। हम दोनों की बात करें तो 1980 के दशक में जब नव उदारवादी नीति, ठीक है, क्या नव उदारवादी नीतियां वैश्विक रूप से अपनाई जाने लगी, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में काफी ज्यादा तीव्र वृद्धि हुई। जैसे IMF वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को ऋण देने के लिए क्या किया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लागू किए, जिससे भूमंडलीकरण को नई गति मिली। WTO वैश्विक संस्थाओं की नव उदारवादी संरचना, विश्व व्यापार संगठन WTO। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन है आप सबके लिए कि WTO जो मैं बोल रही हूँ बाबा, वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पहले क्या था, मतलब WTO नाम से पहले इसका नाम क्या था, आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन नव उदारवादी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं, यानी मुक्त व्यापार, पूंजी प्रवाह और बाजार के खुलेपन को बढ़ावा देना। इन संस्थाओं ने भूमंडलीकरण को एक नियोजित प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs का भूमंडलीकरण नव उदारवाद। नव उदारवाद नीति ने MNCs को न केवल निजीकरण में सहायता दी बल्कि वैश्विक विस्तार का मार्ग भी खोला। अब ये कंपनियां पूरी दुनिया में उत्पादन और वितरण उपभोग का ढांचा नियंत्रित करती है। राज्य की भूमिका का हास्य हुआ। नव उदारवाद के तहत राज्य की भूमिका केवल प्रशासकीय प्रबंधक की होती है, न कि आर्थिक नियंत्रण की। भूमंडलीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता कमजोर हुई और नीति निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी। नव उदारवाद के कारण असमान वैश्वीकरण, जो देखो भूमंडलीकरण का समान प्रतिक्रिया नहीं रही। नव उदारवादी मॉडल ने विकसित देशों को अधिक लाभ पहुंचाया, जबकि विकासशील और गरीब देशों में गरीबी, रोजगारी, संसाधनों का शोषण बढ़ा।
विद्वानों के अनुसार क्या है, डेविड हार्वे क्या कहते हैं कि नव उदारवाद को ये क्या कहते हैं, क्लास पावर रिस्टोरेशन की प्रक्रिया मानते हैं, जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग ने वैश्विक स्तर पर सत्ता पुनः प्राप्त की। नॉम चॉम्स्की उदारवाद और उपमंडलीकरण को एक कॉर्पोरेट ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहां लोकतंत्र कमजोर और पूंजीवाद सशक्त होता है। जोसेफ जोसेफ और स्टीलिग्स टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जैसी संस्थाओं का आलोचना करते हैं। ये नव उदारवादी नीतियां विकासशील देशों को संकट में डालती है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत 1991 में एक आर्थिक सुधार के साथ नव उदारवाद उपमंडलीकरण का प्रवेश हुआ। सरकार ने एलपीजी नीति को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती की, विदेश निवेश के लिए दरवाजे खुले, वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण हुआ। आईटी और सेवा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा विकास हुआ। हालांकि इससे असमानता, क्षेत्रीय विषमता और कृषि संकट, सार्वजनिक कल्याण योजना में भी कटौती जैसी समस्या भी सामने आई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और उसकी सीमाओं की आलोचना कीजिए। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो इवन भी बोलते इसके, ये क्या था, उसकी स्थापना क्यों की। देखो, इससे पहले ना लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, बट वो सफल नहीं हो पाया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए की गई थी, बट वो सफल नहीं हुआ, जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया और फिर उसके बाद भविष्य में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो इस तरीके की स्थिति लाने के लिए, मतलब शांति कायम करने के लिए यूएन की स्थापना की गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, ताकि युद्ध की जैसी स्थिति बाद में ना हो, फ्यूचर में कभी ना हो। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। आज संयुक्त राष्ट्र 190 प्लस से अधिक देशों की संस्था के साथ वैश्विक राजनीति का केंद्रीय मंच बन चुका है। विभिन्न अंग जैसे कि सुरक्षा परिषद है इसमें, ठीक है, इसके कई पार्ट्स है, जैसे महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, विश्व शांति, विकास और मानवता की सेवा में ये सारे क्या है, एक्टिव रहते हैं। हालांकि इसके सकारात्मक योगदान के साथ इसकी कुछ सीमाएं भी, आलोचना भी समय के साथ सामने आती रहती है। तो हम इसकी भूमिका की बात करें तो पहला क्या है, इसका जो मेन रोल है वो यही है कि विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। यूएन का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि युद्ध और संघर्षों को रोकना, शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षक मिशन, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स का संचालन करता है, जैसे कि कांगो, साइप्रस, लेबनान, दक्षिण सूडान आदि में यूएन शांति मिशन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सेकंड है मानव अधिकार की सुरक्षा। ये क्या करता है कि जितने भी मानव अधिकार है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग जैसे कि यूएनएचआरसी, यूनिसेफ एंड यूनेस्को जैसे अंग मानव अधिकारों, शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय है। 1948 में अपनाया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। विकास और गरीबी उन्मूलन, जो ये है ना आपका यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एवं जो एफएओ है, खाद्य एवं कृषि संगठन, डब्ल्यूएचओ है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो एजेंसी है, विकासशील देशों में गरीबी, भूखमरी, ठीक है, और बीमारियों से लड़ने के लिए सहायता करती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 है, ठीक है, तो उसके माध्यम से वैश्विक विकास का मार्गदर्शन कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण यानी यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जैसे कि जैव विविधता हो गया, टिकाऊ विकास और वैश्विक समझौतों की दिशा में भी ये कार्य किया गया है इनके द्वारा, जैसे पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों को न्यायिक समाधान देने के लिए मतलब बनाया गया था, और यह विभिन्न राज्यों के बीच वैधानिक और विधिक निर्णय देता है। अब इसकी सीमा आलोचना की बात करें कि इसकी क्या कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस है, तो सुरक्षा परिषद में शक्ति का असमान वितरण है। ऐसा कहा जाता है कि यूएनएससी में जो P5 कंट्री है, 5 कंट्री है, ठीक है, P5 यानी कि इनको ना वीटो पावर मिला हुआ है, ये परमानेंट है, ये जो मेंबर है ये परमानेंट है, 5 देश परमानेंट है, जिसमें आपका हो गया अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 जो है परमानेंट है। और इसका दुरुपयोग अक्सर निष्पक्ष निर्णयों में बाधा बनता है, जैसे कि सीरिया संकट पर रूस और अमेरिकी ने कई बार क्या किया है, वीटो का प्रयोग किया है। तो ये एक तरीके से ना लोकतांत्रिक वैश्विक संगठन में लोकतांत्रिक शक्ति का संरक्षण का प्रतीक है। ठीक है, विकासशील देशों की अवहेलना, संयुक्त राष्ट्र की संरचना के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों की ज्यादा प्रभावी है, जबकि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज सीमित है। भारत जैसे देशों की सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था नहीं मिल पाना इसका भी एक प्रमुख उदाहरण है। देखो भारत कितना अच्छा है, फिर भी उसको क्या है, परमानेंट जो है वो मेंबर नहीं है वहां। उसमें ऐसा है कि टोटल इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 तो होते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, और जो 5 होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और इनके पास में वीटो पावर होता है।
तो इस तरीके से इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। शांति स्थापना में कई बार ये विफल हो गया, जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का जब संघर्ष हुआ था उस टाइम पे, और यूक्रेन रूस युद्ध हुआ था, सीरिया गृह युद्ध हुआ था, म्यांमार में मानवाधिकार संकट हो गया, तो उस टाइम पे शांति का जो था, शांति कायम करने में असफल हो गया। वित्तीय निर्भरता और प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र का अधिकांश वित्त अमेरिकी और पश्चिमी देशों के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आर्थिक निर्भरता पैदा होती है इससे, और कभी-कभी तो ये निर्णय उनकी राजनीतिक इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक जटिलता और नौकरशाही। यूएन की एजेंसी में समन्वय की कमी और नौकरशाही, भ्रष्टाचार और अनुत्पादकता के आरोप लगे। इससे प्रभावशीलता पर क्या है, प्रतिकूल असर पड़ा। वैश्विक महामारी कमजोर प्रतिक्रिया। इसमें बोला गया कि कोविड-19 महामारी के समय में भी WHO, जो कि यूएन की संस्था है, की भूमिका को लेकर कई देशों ने आलोचना की। उसने चीन के पक्ष में लिया और समय रहते अलर्ट नहीं किया। हाँ, यही था ना कि जो आपका कोरोना वायरस था, ये चीन के उधर से ही फैला था। तो ये बोला गया कि जो WHO है, इसने क्या किया, चीन का पक्ष लिया और समय रहते क्या हुआ, इन्होंने अलर्ट नहीं किया। तो इस तरीके से इसकी आलोचना की जाती है। भारत के संबंध में यूएन की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, भारत, तो इन दोनों का संबंध कैसा है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। शांति मिशन में सबसे अधिक सैनिक देने वाला भी जो देश है वो भारत ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, शांति मिशन में सबसे अधिक सैनिक देने वाला देश रहा है, लेकिन भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया, बट अब तक क्या है, वो असफल रहा। उसको अभी परमानेंट जो मेंबर है उसकी टैग नहीं मिला है, और यह दर्शाता है कि यूएन वर्तमान में संरचना आज के वास्तविक शक्ति संतुलन को नहीं दर्शाती है। विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, जैसे बाउटोस भाली, ठीक है, जो पूर्व महासचिव थे। यूएन को 21वीं सदी के लिए खुद को ढालना होगा, अन्यथा यह अप्रासंगिक हो जाएगा, इसका कहना है। नोआम चॉम्स्की का क्या कहना है कि यूएन को अमेरिकी की विदेश नीति का औजार के रूप में देखते हैं, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए वैधता का मंच बनता जा रहा है। हेडली बुल क्या कहते हैं कि यूएन जैसी संस्था अब तक सीमित प्रभावशाली, जब तक राज्य अपने हितों का अनेक अधीन रखने को तैयार न हो। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, संभावना और सुधार की आवश्यकता। सुरक्षा परिषद का विस्तार, भारत, ब्राजील, जापान, अफ्रीका, ठीक है, इन सबका प्रतिनिधित्व बढ़ाना। वीटो प्रणाली की समीक्षा की गई है, एंड वित्तीय संरचना में विविधता होती है, ठीक है। इसके अलावा एआई, जलवायु, महामारी जैसे संकटों का अनुसार नीतिगत ढांचा विकसित करना। इसके अलावा प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए। मतलब ये सारे क्या, ये सुधार किए जाना चाहिए यूएन में। तो ये पूछा जा सकता है कि संभावना सुधार की आवश्यकता है, तो है, और फिर उसके बाद ये आप लिख दोगे निष्कर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे यूएन के ही अस्सी क्वेश्चन पूछा गया है। आप पहले बता दोगे, पहले ये पीस कीपिंग प्रोसेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। 1945 में क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन बता दोगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड बता दोगे, इसकी जो चलन है वो आप यहाँ पे अच्छे से बता दोगे, ठीक है। पढ़ लेना इसको आप, इजी है ये वाला। अब हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता। सुरक्षा परिषद में सुधार की क्या आवश्यकता क्या है, तो देखो यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूएनएससी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी वाला सबसे शक्तिशाली अंग है। लेकिन वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या है, संस्था का आलोचनात्मक और विवादों के केंद्र में रही है। विशेष रूप से इसकी संरचना, निर्णय प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व को लेकर समय समय पर सुधार की मांग उठती रही। द्वितीय विश्व युद्ध को भौगोलिक राजनीतिक स्थिरता में निर्मित ये संस्था 21वीं सदी की बहुध्रुवीय, बहुसांस्कृतिक और गतिशील विश्व व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करती। इसकी संरचना की बात करें, देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में कुल जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 15। इसमें से जो स्थायी है P5 कंट्री है, ठीक है, वो अमेरिकी, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है। गैर स्थायी कितने हैं, 10 है, ये 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। विशेष अधिकार जो मिला है, वीटो पावर मिला है किसको, P5 की कंट्री को मिला हुआ है, ठीक है, जो जिससे भी वो किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। भले ही बाकी सभी देश उनको समर्थन दे दे, बट वो चाहे तो अपना वीटो पावर का यूज करके उसको रोक सकते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है, और मतलब क्या क्या चीज है, तो प्रतिनिधित्व में असमानता। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्तमान स्थायी सदस्यता संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं पर आधारित है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वैश्विक दक्षिण कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। विश्व की जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जो देश है वो भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, जो कि बाहर है, ठीक है। इससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो है वो काफी गंभीर यहाँ पे कमी है।
वीटो प्रणाली की आलोचना की जाती है। वीटो अधिकार जो है ना वो P5 जो कंट्री है, ठीक है, पूरी संस्था को बंधक बना सकते हैं। जैसे सीरिया संकट जो हुआ था, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, ये भी हमने पढ़ा कि इन सब में क्या किया, इन लोगों ने वीटो पावर का यूज ज्यादा ही कर लिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय और निष्पक्षता की भावना को ठेस पहुंचाता है। विश्व शक्ति संस्था में परिवर्तन। अब दुनिया एक बहुध्रुवीय प्रणाली की ओर बढ़ चुकी है। तो उभरती अर्थव्यवस्था से ब्रिक्स G20 देश वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो वर्तमान में यूएनएससी संस्था इस नई शक्ति व्यवस्था को प्रतिबिंबित नहीं करती, तो इसमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। वैश्विक संकटों के प्रति निष्क्रियता, जैसे कोविड-19 हुआ था, जलवायु परिवर्तन हुआ, आतंकवाद, साइबर युद्ध, ये सब विषय होते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये अपना नेतृत्व नहीं दिखाया इन्होंने। तो इससे इसकी जो वैधता है, प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अधिकांश डिसीजन बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं। जो गैर स्थायी सदस्य है, जो छोटे राष्ट्र, उनकी तो भागीदारी नहीं होती, सीमित रहती है उनकी भागीदारी, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सुधार के प्रमुख प्रस्ताव, जैसे G4 समूह का प्रस्ताव था कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहे हैं। ये तर्क देते हैं कि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और वैश्विक योगदान के आधार पर योग्य है, लेकिन अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। अफ्रीकी संघ, ठीक है, AU का प्रस्ताव क्या था कि अफ्रीका को भी 2 स्थायी सीटें और वीटो अधिकार देने की मांग की जा रही है, और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में उनका उठाया गया एक कदम भी बताया गया। फिर उसके बाद है L69 समूह, भारत, अफ्रीका के कैरिबियन प्रशांत द्वीप समूह के 42 देशों का यह समूह यूएनएससी में स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की सीटों का विस्तार से क्या करता है, मांग करता है। वीटो अधिकार की समीक्षा, कई प्रस्तावों में ना वीटो को समाप्त करने या उसका दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित समीक्षा व वीटो पर प्रतिबंध जैसे उपायों की भी मांग की गई है। भारत के दृष्टिकोण में मांग, भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या यहाँ पे, तेज आर्थिक विकास दर, ठीक है, शांति मिशनों से सक्रिय भागीदारी के आधार पर स्थायी सदस्यता का पात्र है। भारत 8 बार स्थायी जो अस्थायी सदस्य है वो रह चुका है, और संयुक्त राष्ट्र के बजट सुरक्षा विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 8 बार नॉन परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट है। साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न और वैश्विक मंच जैसे G20, ब्रिक्स, ठीक है, SCO आदि सब में अपना भूमिका निभा रहा है, बट अभी तक क्या है, ये परमानेंट मेंबर नहीं बना है। सुधारों में जो जो भी लोगों ने सुधार किया, ठीक है, बोला कि ये सुधार होना चाहिए, मांग की, तो उसमें कुछ बाधाएं आती है। जैसे कि भारत चीन की सत्ता का विरोध करता है P5 के अंत विरोध में। वीटो पावर की रक्षा, जो P5 देश है वो वीटो बनाए रखने के लिए अपने पक्ष में रहते हैं। सब सहमति में कठिनाइयां आती है। राजनीतिक असहमति, विकसित और विकासशील देशों के हितों का टकराव होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बिना सुधार, बिना सुरक्षा परिषद की वैधता, अप्रासंगिकता, प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह करेंगे। इसलिए सुधार न केवल वांछनीय है बल्कि वैश्विक न्याय और संतुलन की दृष्टि से भी अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद क्या है, देखो, आतंकवाद को लेकर ना कई लोगों ने ना, मतलब परिभाषा सबकी अलग है, सब मान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्य और संगठन इस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। फिर भी कुछ सामान्य तत्व जिनके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद को क्या कहा जाता है, ऐसी आपराधिक और हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य आम जनता या किसी समूह में भय उत्पन्न करना हो, ठीक है, ताकि किसी सरकार या संगठन को अपनी नीतियों का कार्यों को बदलने के लिए बाध्य किया जा सके। राजनीतिक वैज्ञानिक ब्रूस हॉफमैन के अनुसार क्या आतंकवाद एक पूर्व नियोजित राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा है जिससे गैर राज्य तत्वों द्वारा अंजाम दिया जाता है ताकि लक्ष्य के समूह में भय उत्पन्न हो। इसके जो तत्व है, राजनीतिक उद्देश्य आम नागरिकों को लक्ष्य बनाना, हिंसा की धमकी, भय और अस्थिरता फैलाना, गैर राज्य तत्वों की प्रमुखता। आतंकवाद के प्रकार क्या है, राजनीतिक आतंकवाद, ये क्या होते हैं, राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है और इसका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना होता है। जैसे एग्जाम्पल में नक्सलवाद, ठीक है, लिट्टे जो श्रीलंका में था, ठीक है। धार्मिक आतंकवाद, इसमें क्या होता है कि धार्मिक मान्यताओं के नाम पर हिंसा की जाती है, ये सबसे घातक और बेकार होता है। इसमें ना जैसे अलकायदावाद की बात की जाती है, इस्लामिक स्टेट की बात की जाती है। आर्थिक आतंकवाद क्या होता है, आर्थिक का मतलब होता है आर्थिक संसाधन, प्रतिष्ठानों या बाजारों को लक्षित कर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि साइबर अटैक जो होते हैं, बैंकिंग नेटवर्क अटैक जो होते हैं, ठीक है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, इसमें क्या होता है कि जब कोई राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है, जैसे पाकिस्तान द्वारा जैसे मोहब्बत या लश्कर तैयब का समर्थन देना, अभी कुछ दिन पहले भी तो हुआ था,
ठीक है। स्वदेशी या घरेलू आतंकवाद, इसमें क्या होता है, किसी राष्ट्र के भीतर ही उसकी व्यवस्था को, नीतियों को विरोध में हिंसा करना, जैसे अमेरिकी में श्वेत वर्चस्ववादी हमले हुए थे। नव उदारवादी विरोधी आतंकवाद, इसमें क्या होता है, वैश्विक और नव उदारवादी नीतियों के विरोध में उठने वाले आंदोलन जो हिंसात्मक हो जाते हैं, जैसे कि WTO विरोधी हिंसक प्रदर्शन। आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव है, तो राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद के कारण ना कई बार सीमाओं को कठोर बना देना, आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे, जिससे वैश्विक संगठन की जो भावना है वो प्रभावित होती है। दूसरा, आतंकवाद के माध्यम से जो गैर राज्य तत्व है, जैसे कि अलकायदा, ISIS, ठीक है, राज्य सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। इससे राज्य की वैधता और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सुरक्षा का वैश्वीकरण, 9/11 के बाद अमेरिका और अन्य राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवाद के रूप में संयुक्त अभियान शुरू किए, जिससे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जैसी अवधारणा उभरी। इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का पुनर्गठन हुआ। मानव अधिकार का ह्रास, कई बार आतंकवाद विरोध नीतियों जैसे कठोर सुरक्षा, ठीक, और नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कई बार प्रस्ताव जैसे जो रिजोल्यूशन 1373 पारित कर आतंकवाद विरोधी वैश्विक नीति को दिशा दी है, फिर भी परिभाषा पर सहमति की कमी और राजनीतिक मतभेदों के कारण UN की प्रभावशीलता सीमित रही है। कूटनीति संबंधों पर प्रभाव, आतंकवाद ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया, जैसे भारत पाकिस्तान संबंध में पठानकोट और उरी हमलों के बाद तनाव सामने आया था। शरणार्थी संकट और अस्थिरता, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, जिससे यूरोप, एशिया में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ। विदेश नीति में बदलाव, आतंकवाद ने राष्ट्र की विदेश नीति को सुरक्षा केंद्रित बना दिया। अमेरिका ने, ठीक है, रूस, भारत और चीन की विदेश नीति को आतंकवाद से निपटने का प्रमुख उद्देश्य बना दिया। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद है नवीन प्रवृत्ति, ठीक है, नए नए चीजें क्या है, साइबर आतंकवाद, ये भी चल रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, धन जुटाने, हमले की योजना की जाती है, जो अभी पाकिस्तान कर रहा था साइबर अटैक, जो कि सफल नहीं हुआ। लॉन वुल्फ अटैक, इसमें क्या होता है कि अकेले व्यक्ति द्वारा बिना किसी संगठन के, ठीक है, बिना किसी संगठन से जुड़ाव के आतंकी हमले करना। ड्रोन और AI आधारित आतंकवाद, इसमें क्या होता है कि तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने आतंकवाद के तरीकों को और जटिल बना दिया। तो इस तरीके से आतंकवाद वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पर्यावरणीय राजनीति और वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पर्यावरण संकट ने वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्राप्त किया। औद्योगिकरण, उपभोगवाद और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने केवल पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और विकास की अवधारणा को भी पुनर्भाषित किया। आज पर्यावरण राजनीति केवल एक विकास बनाम संरक्षण की बहस नहीं रह गई, बल्कि ये शक्ति, न्याय और नीति और वैश्विक उत्तरदायित्व के सवालों पर भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम पर्यावरण राजनीति की अवधारणा की बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, ये उस अध्ययन क्षेत्र को कहा जाता है जो ये विश्लेषण करता है कि राजनीतिक संस्था, राज्य, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरणीय मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं। इसमें नीतियों का निर्माण, संस्थाओं का न्यायपूर्ण वितरण और पर्यावरणीय न्याय, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का विश्लेषण किया जाता है। यह राजनीति की पारंपरिक धाराओं से भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल राज्य का सत्ता नहीं, बल्कि बहुस्तरीय और बहुपक्षीय गतिविधियां होती है। इसमें स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंट जस्टिस जैसे सिद्धांत जो होते हैं शामिल होते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक साझा जो चुनौती है क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वो दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के तापमान, मौसम, प्रणाली, समुद्री स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र में स्थायी परिवर्तन आते हैं। इसका जो मूल कारण है जैसे ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, एंड अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन हो, जिससे औद्योगिक क्रांति के बाद भी काफी ज्यादा तेजी से अब बढ़ गया। इसके क्या क्या मतलब नुकसान है, तो देखो ग्लेशियर का पिघलना, और इससे क्या होगा, समुद्री स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी निकलेगा, पानी आएगा तो क्या होगा, समुद्री स्तर बढ़ेगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और चरम मौसम घटनाएं, कृषि उत्पादन में गिरावट, जल संकट और पर्यावरणीय प्रवास, जैव विविधता में क्षरण। तो इस प्रकार से क्या है, काफी ज्यादा नुकसान है जो पर्यावरणीय मुद्दा ही नहीं, बल्कि केवल वैश्विक राजनीतिक और जो भू राजनीति और सामाजिक न्याय उससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।
पर्यावरणीय राजनीति और शक्ति संतुलन का प्रश्न। वैश्विक पर्यावरण राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का है। विकसित देश ऐसे ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जबकि विकासशील जो देश है आज भी संकट के दुष्परिणाम से झेल रहे हैं। विकसित जो देश जो है वो क्या है, जो विकसित हो चुके हैं वो तो सब यूज कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसका जो भुगतान है वो विकासशील देशों को भी करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक उत्तरदायी भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश जो है वो ये तर्क देते हैं कि पश्चिमी देशों ने औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरण को काफी ज्यादा प्रदूषित किया और अब विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने का दबाव बना है। खुद तो उन्होंने पहले खूब किया, लेकिन अब जो देश विकासशील है, ठीक है, जो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है, जो डेवलप कर रहे हैं, जो विकासशील देश है, तो उन पे ये प्रेशर डाल रहा है कि अब तुम्हारी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। खुद तो वो करके बैठ गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जलवायु न्याय, ये विचार कहते हैं कि पर्यावरणीय नीतियों को इस तरह से बनाई जाए कि वो विकासशील देशों के विकास के अधिकारों को प्रभावित ना करे। कॉमन बट डिफरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिद्धांत रियो शिखर सम्मेलन 1992 में स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी साझा है, लेकिन उसकी क्षमता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी में भी अंतर है। तो इसके लिए कुछ संधियां बनाई गई, ठीक है। पर्यावरण राजनीति का वैश्विक मंच पर जो तेजी से विकास हुआ और कई सम्मेलन वगैरह और कई संधियां अस्तित्व में सामने आई, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन ये 1972 में आया था, इम्पोर्टेंट है। इसमें ना ओनली वन अर्थ की बात की गई थी। ये पर्यावरणीय मुद्दों पर जो पहला था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, सबसे पहले से होता है ना कि एक्शन लिया जाता है, तो पहला ये अंतर्राष्ट्रीय मंच था जो पर्यावरणीय मुद्दों पर पहल किया। फिर उसके बाद 1992 में सतत विकास और CBDI का सिद्धांत, ये तीनों प्रमुख कन्वेंशन थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण, इन पर जोर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ये विकसित देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किया गया। अमेरिका द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया। अमेरिका ने इसमें क्या कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं दूंगा। पेरिस समझौता 2015, वैश्विक तापमान को 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सभी देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की योजना बनाई गई। अब भारत की भूमिका क्या थी, तो भारत की जो भूमिका है और उसका जो अप्रोच है वो कैसा है। भारत ने जलवायु परिवर्तन की बहुपक्षीय बातचीत में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय हरित मिशन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 8 मिशनों की शुरुआत की, जिसमें क्या था, सौर ऊर्जा दक्षता, जल, हिमालय इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA की स्थापना की, एक वैश्विक मंच सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत ने पेरिस समझौता में अपना NDCS के तहत कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में कटौती, गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत की वृद्धि और हरित आवाहन की बढ़ती प्रतिबद्धता की व्यक्त की, ठीक है। भारत की नीति जो है, मूल सिद्धांत यह है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन होना चाहिए। पर्यावरणीय नैतिकता और विकासशील वास्तविकता का समन्वय। पर्यावरणीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्ति क्या है, तो हरित आंदोलन और नागरिक भागीदारी, यानी कि पर्यावरणीय NGOs, युवा कार्यकर्ता और ग्रेटा थनबर्ग और जो जलवायु कार्यकर्ता है, वैश्विक राजनीति और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा, नव उदारवादी वैश्वीकरण की आलोचना करते हुए अब ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और पारिस्थितिक संरक्षक प्रमुख है। क्लाइमेट जियोपॉलिटिक्स, जलवायु परिवर्तन वैश्विक कूटनीति का एक प्रमुख हथियार बन गया है, जिसके माध्यम से विकसित राष्ट्र व्यापार तकनीक और सहायता को नियंत्रित करने की रणनीति बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 24 था ये कंप्लीट हो गया है। एंड 25 क्वेश्चन क्या है कि मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में उसका स्थान क्या है, जो ह्यूमन राइट्स है ना, और जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसका क्या स्थान है। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विमर्श में गहरा संबंध विकसित हुआ। पहले जहाँ सुरक्षा की अवधारणा मुख्यतः राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तक सीमित थी, वहीं अब ये मानव जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों को भी जो दायरे थे वो भी सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे के ये जो है, जो मानव अधिकार सुरक्षा, ये दोनों जो मुद्दे हैं, ठीक है, ये पृथक मुद्दे नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के माध्यम भी बन चुके हैं। इसके साथ मानव अधिकार
अधिकार की संकल्पना की बात करें तो मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविच्छिन्न और प्राकृतिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त है। इनका आधार मानव गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इनमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है। ठीक है, प्रमुख घोषणा एवं दस्तावेज क्या है? 1948 में मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई थी। ठीक है, 1966 में ICCPR और ICCESCR 2 अंतर्राष्ट्रीय विधिक अनुबंध की भी स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रीय घोषणा जैसे कि यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी मानव अधिकार चार्टर, ये सारी घोषणा भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परंपरागत परिभाषा में एक सैन्य खतरों से राज्य की सुरक्षा शामिल थी, लेकिन अब ये व्यापक हो चुकी है। इसमें मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी समावेश है, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, राजनीतिक, व्यक्तिगत सुरक्षा आती है। इसके आयाम क्या है? पहला है पारंपरिक सुरक्षा, यानी कि युद्ध, सैन्य टकराव इसमें आ जाते हैं। मानव सुरक्षा इसमें भुखमरी, गरीबी और मानव अधिकारों का उल्लंघन ये शामिल है। संविधानात्मक जो है उसमें शासन प्रणाली और न्यायिक संस्था शामिल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन को शामिल किया गया है। मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतर संबंध कैसा है? तो मानव अधिकार उल्लंघन सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि किसी राज्य में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है ना, जैसे कि जातीय नरसंहार, अल्पसंख्यक पर अत्याचार, लैंगिक भेदभाव, ये आंतरिक अशांति, शरणार्थी संकट और हिंसा को जन्म देता है। इसे क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो रवांडा नरसंहार 1994, जातीय नरसंहार ने हजारों शरणार्थियों उत्पन्न किए और मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में अस्थिरता फैली। सीरिया के गृह युद्ध की बात करें तो मानव अधिकार उल्लंघन ने आतंकी संगठनों को जन्म दिया और यूरोप के प्रवासी संगठन जो थे संकट थे वो उत्पन्न हुए। मानव अधिकार की रक्षा सुरक्षा पुस्तक बनाती है। ठीक है, जब भी राज्य मानव अधिकार का सम्मान करते हैं तो सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक वैधता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बल मिलता है। मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी की अवधारणा की बात करें 1994 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव सुरक्षा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें क्या बोला गया? फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉर। इसमें व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। यह पारंपरिक सैन्य सुरक्षा की अवधारणा से अलग है। R2P का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई राज्य अपने नागरिकों के मानव अधिकार की रक्षा में असफल होता है ना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार, मतलब कभी-कभी जो है उसके पास कानूनी अधिकार भी होता है। हालांकि राज्य के संप्रभु बनाम मानव अधिकार की रक्षा के बीच संतुलन का विवादास्पद विषय है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, अब इस समय क्या है, UNSC क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी भूमिका क्या है? तो शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु कई बार मानव अधिकार के उल्लंघन को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा घोषित करता है। उदाहरण सूडान, लीबिया, सीरिया जैसे मामलों में मानव अधिकार के आधार पर हस्तक्षेप की मंजूरी दी गई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार, ठीक है, इसमें क्या है? यह परिषद सदस्य राष्ट्रों के मानव अधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करती है, जिसमें यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का उल्लंघन की निंदा करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से सुरक्षा बहाल करने की प्रक्रिया को भी सशक्त बनाती है। और यूएन पीस कीपिंग मिशन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन, जिसको ब्लू हेलमेट, उन क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं जहाँ पे मानवीय संकट उत्पन्न हो चुका है। यह मिशन मानवीय सहायता, निगरानी, पुनर्वास जैसे कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुछ चुनौतियां इसकी जैसे कि राजनीति पक्षपात और दोहरा मापदंड है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, जैसे कि शक्तिशाली राष्ट्र मानव अधिकार की रक्षा के नाम पर अपनी राजनीतिक और जो भी रणनीतिक हित है वो साधते। एग्जाम्पल में देखें, पश्चिम एशिया में कुछ स्थानांतरित शासन के विरुद्ध हस्तक्षेप, लेकिन मित्र राष्ट्रों के खिलाफ चुप्पी रहती है। संप्रभु बनाम हस्तक्षेप, इसमें क्या है, मानव अधिकार की रक्षा हेतु सैन्य हस्तक्षेप की मांग अक्सर राज्य की संप्रभुता और निर्णय के सिद्धांत से टकराती है। रूस, चीन, ये सब जो देश है हस्तबाजी जो हस्तक्षेपवाद है उसकी रणनीति को अपनाते हैं। सिर्फ राजनीतिक अधिकारों पर जोर देना, वैश्विक मानवाधिकार विमर्श में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अक्सर उपेक्षा किया जाता है, जबकि दक्षिण देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका क्या है? भारत मानवाधिकारों का समर्थक है, लेकिन ये विदेशी हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ है। भारत का क्या मानना है कि मानवाधिकार की रक्षा राज्य की संप्रभुता और संवैधानिक प्रणाली के भीतर होनी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियान और जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई, इस मंच पर मानव सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है अलग अलग क्षेत्र नहीं है, चाहे मानव अधिकार को उल्लंघन होता है वही शांति सुरक्षा के भी खतरे सामने आते हैं। इसके विपरीत जब मानव अधिकार का सम्मान होता है तो जो सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र सुरक्षा भी सुदृढ़ हो जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उत्तर
दक्षिण विभाजन, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है ये? देखो, वैश्विक उत्तर दक्षिण विभाजन, नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक ये जो है, ये एक प्रमुख अवधारणा है जो विश्व के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमता को दर्शाते हैं। ये भौगोलिक दिशा के संदर्भ में नहीं बल्कि विकास के स्तर पर, किसमें? विकास के स्तर पे संपत्ति, तकनीकी शक्ति, इन सब के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। अगर उत्तर की बात करें, ग्लोबल नॉर्थ के, तो ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ में विकसित जो औद्योगिकृत और धनी देश आते हैं जैसे कि अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जबकि जो ग्लोबल साउथ है इसमें कौन से आते हैं? जो विकासशील है, जैसे इसमें आ जाते हैं अविकसित, ठीक है, विकासशील अविकसित, जैसे भारत, अधिकांश अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिका जो देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, ये अविकसित है अभी। तो उत्तर दक्षिण विभाजन की उत्पत्ति की बात करें तो इस विभाजन को अपनी वैश्विक शासन में निहित है। उपनिवेशवाद के दौरान उत्तर के जो देश थे, उत्तर के देशों ने दक्षिण देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के माध्यम से शोषण किया, क्योंकि इनके पास ना टेक्नोलॉजी थी, और जो दक्षिण के देश थे ये इतने विकसित नहीं थे, और इनके पास रिसोर्सेज तो थे पर टेक्नोलॉजी नहीं थे। तो जिसके कारण जो उत्तर के देश थे, नॉर्थ के जो देश थे, उन्होंने साउथ के देशों पे क्या किया? शोषण किया। औद्योगिक क्रांति के बाद ये अंतर और गहरा हो गया। 20वीं सदी में थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड शब्दों जैसा विभाजन स्पष्ट हुआ। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, ठीक है, इस तरीके से शब्द भी उभर के सामने है। ब्रॉड लाइन, इस विभाजन का प्रतीकात्मक चित्रण है जो विश्व को एक काल्पनिक रेखा द्वारा दो भागों, उत्तर और दक्षिणी में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हम बात करें कि उत्तर दक्षिणी की विशेषता क्या? आर्थिक स्तर पे, तो आर्थिक स्तर की बात करें तो उत्तर के जो देश है उच्च जीडीपी के हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पूंजी की ज्यादा अधिकता है, वहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी का ज्यादा प्रभाव है। जबकि दक्षिण की बात करें तो ये किस पे निर्भर है? कृषि पे, एग्रीकल्चर पे, गरीबी है, यहाँ बेरोजगारी है, दीन चाल है। शिक्षा की बात करें तो जो नॉर्थ वाली कंट्री है वो बेहतर शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, जो वहाँ पे उच्च मानव विकास सूचकांक है वो भी अच्छा है, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा है। जबकि दक्षिण में क्या है? साक्षरता की कमी है, स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है, जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि है, जनसंख्या ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो उत्तर में जो है वो स्थिर लोकतांत्रिक संस्था प्रभावशाली वैश्विक भूमिका निभाते हैं, जबकि दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे अस्थिर है, मतलब ठीक है, परमानेंट नहीं है, तानाशाही, संघर्ष, युद्ध की स्थिति रहती है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, दक्षिण के पास ना संसाधन अधिक है, लेकिन क्या नियंत्रण कौन कर रहा है? उत्तर वाले जो देश है वो कर रहे हैं। जैसे अफ्रीकी में कोबाल्ट ज्यादा है पर उसका शोधन और बिक्री यूरोप या चीन द्वारा किया जाता है ना। तो उत्तर दक्षिण के विभाजन का परिणाम देखिए, कॉन्सिक्वेंस देखे तो आर्थिक समानता के आधार पर देखे तो विश्व का, ठीक है, वैश्विक संपत्ति का लगभग 80% भाग केवल 20% देशों के पास ही है, ठीक है, वैश्विक संपत्ति का लगभग 80% भाग जो है वो केवल 20% देशों के पास है। दक्षिण देशों को निर्यात की निर्भरता और आयात पर महंगी निर्भरता ने पीछे रखा है। राजनीति की बात करें तो राजनीतिक वर्चस्व में वैश्विक संस्थाओं में उत्तर के देशों का वर्चस्व ज्यादा है, यूएनएससी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दक्षिण की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है, उनकी कोई नहीं सुनता। प्रौद्योगिकी की बात करें, ठीक है, तो इसकी में भी असमानता देखी जाती है। दक्षिण के देशों के पास ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, सीमित है, जिससे विकास की गति क्या है? धीमी है। पर्यावरण न्याय की बात करें तो देखो, यहाँ पे जलवायु संकट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इसको ठहराया जाता है, दक्षिण वाले देश को ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो समुद्र स्तर वृद्धि में द्वीपीय विकासशील देशों का अस्तित्व संकट में, हर चीज में ना दक्षिण को ही ब्लेम किया जाता है। अगर हम उत्तर दक्षिण में सुधार की बात करें कि दोनों ही में संबंधों में कुछ सुधार किए जाने चाहिए, तो ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कॉपरेशन, विकासशील देशों ने अपनी आपसी सहयोग और ज्ञान साझाकरण की पहल की है, जैसे ब्रिक्स, आईवीएस से। भारत अफ्रीकी समिट, चीन की जो ओवीओ योजना है इसमें दिशा में इन्होंने प्रयास किया। G77 और नाम की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र ने G77 और कूटनीतिक आंदोलन नाम ने दक्षिण की आवाज को बल देने का कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सहयोग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, यूएनडीपी जैसी संस्था है, ये उत्तर दक्षिण असमानता को कम करने का प्रयास कर रही है। भारत का क्या योगदान है? भारत ने न केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनाई, बल्कि तकनीकी और मानवीय सहायता द्वारा भी दक्षिण देशों को सशक्त किया है। आलोचना कैसे किया इन्होंने? तो देखो, आलोचना आधुनिक संदर्भ में बात करें तो भौगोलिक अपवाद, कुछ दक्षिण देश जैसे कि सिंगापुर, साउथ कोरिया उत्तर की स्तर पर पहुंच चुके हैं, मतलब ठीक पहुंचे, मतलब जैसे कि उत्तर की कंट्री डेवलप्ड है ना, वैसे हो चुके हैं। उत्तर के भीतर दक्षिण और दक्षिण के भीतर उत्तर, अमेरिका जैसे देश में भी सामाजिक असमानता मौजूद है। भारत और चीन में भी शहरी ग्रामीणकरण अंतर देखा जा सकता है। वैश्विक और डिजिटल क्रांति ने पारंपरिक विभाजन को कुछ हद तक धुंधला कर दिया, लेकिन इसकी मूलभूत जो क्षमता है वो अभी भी बनी हुई है। तो इस तरीके से आपका जो ये 26 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया मैंने।
मैंने, ठीक है। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख दोगे कि वैश्विक उत्तर दक्षिण विभाजन केवल एक आर्थिक भिन्नता नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक शोषण और असमान विकास और वैश्विक सत्ता संतुलन की गहराई से जुड़ी हुई संरचना है। इसे समाप्त करने के लिए केवल दान या सहायता प्राप्त नहीं, बल्कि एक न्यायसंगत, समावेशी और साझेदारी आधारित वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो अमर्त्य सेन ने बोला भी है कि द नॉर्थ साउथ डिवाइड इज नॉट जस्ट अ गैप इन इनकम, इट्स अ गैप इन अपॉर्चुनिटी। किसमें किसमें गैप है? अपॉर्चुनिटी में, डिग्निटी में एंड फ्यूचर में। तो अमर्त्य सेन का ये कोट्स था। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने इतना टाइम दिया, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड ग्रुप में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट में आप अपना डाउट रख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी और भी ज़्यादा डाउट है तो आप अपने ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है IELTS इंस्ट्रक्टर इनसाइट का, जो टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो MPS 2 है, इसके मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जितने भी चैप्टर्स है सब में से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से।